धर्मवीर भारती जी का यात्रा संस्मरण ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खास दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिले लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे। उठती हुई भाप में खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। सिर्फ बर्फ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कोसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मचकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा जाती है, दूसरी कोसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते जो थोड़े से हो तो शायद अच्छे भी लगे, पर उनका एकारस सिलसिला बिल्कुल शैतान की आंत मालूम पड़ता है। फिर मचकाली के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़ा का यह नौसिखुआ और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहीं उतर गए। बस अल्मोड़ा चली गई। सामने के एक टीन के छप्पर में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस भी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें प्रसन्न वदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने ही हमें कोसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं थी। उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो जाया करती थी। पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोला सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जर्किन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनोकुलर, और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला दुबला मुझ जैसा सीकिया शरीर और उस पर आपका झूमते हुए आना मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को तोड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार हैं सेन। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोगों के साथ सेन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टेशन पड़ते थे। छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकड़ीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें और भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी त्यों-त्यों हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कोसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था? आते समय
मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी से अधिक मोह है। गांधी जी ने यहीं अनासक्ति योग लिखा था और कहा था, स्विट्ज़रलैंड का आभास कोसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर हैं, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही हैं। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे और ज्यों-ज्यों कोसानी नज़दीक आती गई त्यों-त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो शोक हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा चौड़ा मोड़ लिया और ढाल पर बढ़ने लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर आकर बस रुकी। हम लोग बस से उतरे और मंत्रमुग्ध हो सामने का दृश्य देखने लगे। मैं सामने की दृश्यावलियों में बिल्कुल खो गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्थूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यश ही तो बास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखाली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपट लूं, आँखों में लगा लूं। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले गए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर तो जूते उतार कर, पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों ने उस घाटी को पार किया और जहाँ से हरे खेत, गहराती नदियाँ घने वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कुहर में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं, कुछ दूर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है? यह छोटा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ तो नहीं है। बर्फ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इस कत्थूर घाटी के पार वह नगादिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढक रखा है। वैसे वह सामने क्या है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ! वह देखा, शुक्ल जी ने, सेन, सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उस बाल शिखर जान को किसी ने अंदर खींच लिया कि खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर न पड़े। पर उस क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कोसानी आई भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 सैलानी आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान रख दिया गया, पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठ रहे और एकटक सामने देखते रहे।
बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक नए नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, अगर यह बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिले के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी पुरानी है यह हिमराशि। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। सूरज ढल रहा था और सुंदर शिखरों पर दूर ग्लेशियर, ढाल, घाटियां आदि का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल में इस सोने से बर्फ ढंक दरों में सिर्फ बर्फ के अधंड हूँ हूँ करते हुए बहते रहे हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी नीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो, अपने में डूब गए हो। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब कुछ शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है। इसी हिमालय को देखकर किस किस ने क्या क्या नहीं लिखा। और मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, एक शब्द भी तो नहीं जागता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा वह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे? और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब, हम तो आश्चर्यचकित हैं कि भगवान के क्या क्या कारनामे इस हिमालय में होते रहते हैं। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, मैं भले प्रकार से हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज़ है और कहने लगा, वे सब प्रतिभाशाली लोग सिर के बल खड़ा होकर दुनिया को देखते हैं, इसी से मैं सिर के बल हिमालय देखता हूँ। दूसरे दिन घाटी से उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, कैसे पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर के भेंटा उसमें डूबा रहा।
आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठती है। कल ठेले की बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो यह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ़ को ही देख कर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिर कर ही तो तुलसी ने कहा था, कबहू कहो यही रहनी रहोगो, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेश भेज दूं, नहीं बंधु जाऊंगा, मैं फिर लौटकर वहीं जाऊंगा, उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मेरा मन रमता है, मैं करूं तो क्या करूं।